मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद। पूर्व में हमने व्यवहारवाद के बारे में जाना है, उसकी विशेषताएं, व्यवहारवाद का उद्देश्य और व्यवहारवाद की कमजोरियां या व्यवहारवाद की आलोचना के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का ही एक संशोधित रूप है। व्यवहारवाद के राजनीति शास्त्र में आविर्भाव के बाद उसकी कुछ त्रुटियां उभर कर सामने आई। व्यवहारवाद की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो थी मूल्यों की उपेक्षा करना, यानी शोध के अंदर वह व्यवहारवाद तथ्यों को ही फैक्ट्स को ही मानता था, परंतु मूल्यों को कोई स्थान नहीं देता था और वह तथ्य मूल्य विभाजन का समर्थक था। यही व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अत्यधिक तथ्यों पर बल देना व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमजोरी उभर कर सामने आई और यही कारण है कि स्वयं शिकागो स्कूल के प्रोफेसर डेविड ईस्टन, जिन्हें व्यवहारवाद के सिद्धांतों का मुख्य प्रतिपादक और व्याख्याकार माना जाता था, ने ही अनुभव किया कि व्यवहारवाद की कमियों को दूर कर इसे पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है और डेविड ईस्टन ने इस कार्य को किया भी। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अधिवेशन सितंबर 1969 में न्यूयॉर्क शहर में अपने अध्यक्षीय भाषण में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं को संशोधित करते हुए व्यवहारवादी क्रांति के स्थान पर एक नई वैचारिक क्रांति की धारणा प्रस्तुत की और इस नए सिद्धांत या वैचारिक क्रांति को उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद का नाम दिया। व्यवहारवाद के उदय के कारण की पर हम चर्चा करें कि क्या कारण थे कि व्यवहारवाद के बाद में उत्तर व्यवहारवाद का उदय या जन्म हुआ। व्यवहारवाद की सैद्धांतिक दुर्बलताएं और कमजोरियों के कारण उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। हम देखते हैं कि कौन कौन सी दुर्बलताएं थी। तो पहले हम बात करें 1950 और 60 के वर्षों में, यानी 50 और 60 के दशक में अमेरिका के जो विश्वविद्यालय थे उनमें व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति से जिस प्रकार राजनीति शास्त्र में शोध और अध्ययन हो रहा था, वो उससे राजनीति विज्ञान के विद्वान निराश थे। शोध के नाम पर सिर्फ आंकड़े, डाटा प्रस्तुत किए जा रहे थे। जटिल और शब्दाडंबर की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, जिसके कारण व्यवहारवाद के विरुद्ध वैसे ही असंतोष के स्वर उभर कर सामने आने लगे। जिस प्रकार स्वयं व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरुद्ध विद्रोह के स्वर मुखर किए थे। एक दूसरा कारण जो मोटे रूप से देखने को सामने आता है वह है व्यवहारवादी नए नए मॉडल्स और थ्योरी बिल्डिंग की बातें तो करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम नए नए टूल्स टेक्निक्स को अपनाकर नए नए मॉडल्स, थ्योरी बिल्डिंग्स का निर्माण कर रहे हैं। पर उस समय अमेरिका विश्व के दोनों विश्व युद्ध के बाद में जो खतरनाक युद्ध माना जाता है वियतनाम, उसकी ज्वालाओं में झुलस रहा था और देश गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकटों से गुजर रहा था। परंतु व्यवहारवादी विद्वान सिर्फ मॉडल्स और थ्योरी निर्माण के अंदर विश्वविद्यालयों के ऐसे रूपों में बैठकर लगे हुए थे। उनको इन समस्याओं की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इन कमियों का ही परिणाम हुआ कि उत्तर व्यवहारवाद के स्थान पर उदय हुआ। हम सारांश रूप से बात करें तो व्यवहारवादी शोध पद्धति अप्रासंगिक थी, जिसे उत्तर व्यवहारवादी प्रासंगिक बनाना चाहते थे या उनको प्रासंगिकता शोध में लाना उनका प्रमुख लक्ष्य रहा है। डेविड ईस्टन ने प्रासंगिकता के सिद्धांत का, हम बात करते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के कौन सी सैद्धांतिक मान्यताएं, जिस प्रकार व्यवहारवाद की 8 मान्यताएं बताई डेविड ईस्टन ने, उसी डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 सैद्धांतिक मान्यताएं बताई और उन्होंने इन सैद्धांतिक मान्यताओं
के लिए एक नारा दिया, स्लोगन दिया, क्रीडो ऑफ रिलीवेंस, यानी कर्म की प्रासंगिकता होना चाहिए। यानी कर्म जो भी एक्शन हो वह प्रासंगिक होना चाहिए, यानी एक्शन और रिलीवेंस, यानी कर्म और प्रासंगिकता, इन दो नारों के आधार पर उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताएं बतलाई। पहली मान्यता है तकनीक से पूर्व सार। इसका तात्पर्य है कि शोध जो भी हो राजनीति विज्ञान में वो प्रासंगिक होना चाहिए। शोध पद्धति में तकनीक की अपेक्षा विषय वस्तु या सार को महत्व दिया जाना चाहिए। डेविड ईस्टन के शब्दों में बात करें कि शोध में सार को तकनीक की अपेक्षा प्रधानता दी जानी चाहिए। दूसरी जो विशेषता है वह है सामाजिक परिवर्तन। हम जानते हैं कि व्यवहारवादी यथास्थितिवादी थे, कंजर्वेटिव थे, परंतु उत्तर व्यवहारवादी परिवर्तन और गतिशीलता के प्रबल समर्थक हैं और वो यथास्थितिवाद या यथास्तित्व के स्थान पर गतिशीलता को प्राथमिकता देते हैं। उनकी मान्यता है कि समकालीन राजनीति शास्त्र का प्रमुख लक्ष्य सामाजिक संरक्षण नहीं होना चाहिए, सोशल प्रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, अपितु उसका सोशल परिवर्तन या सोशल चेंज होना चाहिए। राजनीति शास्त्र को राजनीतिक जीवन की पूरी यथार्थताओं का सामना करने के योग्य होना चाहिए कि राजनीति विज्ञान को आइसोलेटेड होकर काम नहीं करना चाहिए, अपितु राजनीति शास्त्रियों और राजनीति विज्ञान के विद्वानों को समाज की जो यथार्थ वास्तविकता है उन वास्तविकताओं को समझना चाहिए और उनका सामना करना चाहिए। अब एक जो महत्वपूर्ण बात इसमें है कि अगला पॉइंट है राजनीतिक शोध में मूल्यों की महत्वपूर्ण होती है। व्यवहारवादी सिर्फ मौल शोध में तथ्य की बात करते हैं, परंतु उत्तर व्यवहारवादी तथ्यों के साथ साथ मूल्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं और तथ्य मूल्य विभाजन या फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी है उसको ना तो मानते हैं और नहीं ऐसा, ये उनका मानना है कि ना तो ये उचित है ना ही ऐसा संभव है। यानी शोध में मूल्यों का महत्व अवश्य होना चाहिए। अगली जो विशेषता है वह है बुद्धिजीवियों या राजनीतिक शास्त्रियों की समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वह भूमिका उनको निर्वाह भी करना चाहिए। कोई भी बुद्धिजीवी समाज की जो समस्याएं हैं उन ज्वलन समस्याओं के प्रति तटस्थ या उदासीन नहीं हो सकता, बल्कि उसे उन समस्याओं के समाधान में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। राजनीति अगली विशेषता की बात करें तो राजनीति शास्त्र जो 20वीं शताब्दी की जटिल परिस्थितियों में एक क्रियाशील विज्ञान बनना पड़ेगा। राजनीति विज्ञान को 19वीं शताब्दी की परिस्थितियां अलग थी, उनके अंदर राजनीति विज्ञान एक प्रकार से देख तो एक प्रकार से एक्शन साइंस के बिना भी काम चल सकता था क्योंकि उसमें आदर्शवादिता की बातें ज्यादा थी। परंतु 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि आर्थिक मंदी आई, 2 गंभीर विश्व युद्ध हुए, उन बदली हुई परिस्थितियों के अंदर राजनीति विज्ञान को एक चिंतनशील विज्ञान के स्थान पर एक क्रियाशील विज्ञान बनने की आवश्यकता है। और आज की बदली परिस्थितियों में बात करें तो समाज की पुनर्रचना हेतु जो आदर्श और लक्ष्य निर्धारित करना राजनीति शास्त्रियों का अपना दायित्व है और उन दायित्वों को निर्धारित करके उनको उनके समाधान उनके पूर्ति में अपनी सक्रिय भूमिका राजनीति शास्त्रियों को निभानी चाहिए। अगली जो विशेषता जो बात करते हैं व्यवसाय का राजनीतिकरण यानी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोफेशंस, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। राजनीति शास्त्र से संबंधित जितने भी व्यवसायिक समुदाय हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन्हें राजनीतिक क्रियाकलापों से तटस्थ रहने की परंपरा को त्यागना पड़ेगा और समाज में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह करने के लिए आगे आना पड़ेगा। यानी कि जो राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं, जो राजनीति से संबंधित इंस्टीट्यूशंस हैं, वो समाज से आइसोलेटेड नहीं हो सकते हैं। यानी कि उनको अपना चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, उनको अपने प्रोफेशन का
राजनीतिकरण करना पड़ेगा और समाज में एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। हम सारांश रूप में अगर बात करें तो व्यवहारवाद एक विशुद्ध क्रांति है, उत्तर व्यवहारवाद के विरुद्ध एक विशुद्ध क्रांति है, ये कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यानी व्यवहारवाद क्रांति है, प्रतिक्रिया नहीं, रिएक्शन नहीं है। ये संरक्षणवादी और यथास्थितिवादी नहीं है, जिस प्रकार व्यवहारवाद संरक्षणवादी और यथास्थितिवादी है, अपितु ये परिवर्तन का पक्षधर है। अगर एक प्रकार से हम देखें तो उत्तर व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति है जो व्यवहारवाद की त्रुटियों में संशोधन करते हुए राजनीति विज्ञान को एक नए मार्ग की ओर अग्रसर करने का कार्य करती है, एक अग्रसर करने की वाली क्रांति या बौद्धिक प्रवृत्ति है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान, जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है, उसमें व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दो प्रमुख अवधारणाएं हैं, प्रमुख सिद्धांत हैं, जिन्होंने राजनीति विज्ञान को बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है।